सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी को जोहार। इस क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। एंड CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसको एक मिशन मोड में हम लोग क्लास कर रहे हैं। एंड ये आपका जो पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। और इसमें प्राइमरीली हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की चर्चा करेंगे। इंडियन पॉलिटी में कुछ 8 से 10 क्लासेस होंगी और उन 8 से 10 क्लासेस में हम लोग एम लक्ष्मीकांत के टेक्स्ट बुक को प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस करेंगे। ऑब्जेक्टिव इन क्लास का है कि आपके पास एक बेसिक रिविजनल नोट्स हो, जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको आप फिर से एक बार रिवाइज कर सकें। और हालांकि समय बहुत कम है बट फिर भी एक जेन्युइन एफर्ट्स के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत की टेक्स्ट बुक लास्ट मिनट्स में पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसी एफर्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग ये वीडियो क्लासेस आपको हेल्प करेगा। इन क्लासेस में आपको जिन जिन पॉइंट्स पे, जिन जिन बिंदु पे बात होगी, उन पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को पढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि शॉर्टकट तो लक्ष्मीकांत के टेक्स्ट बुक में नहीं है। इंडियन पॉलिटी की आपकी समझ होनी चाहिए एंड यू कैन एक्सपेक्ट a good number of question from the Indian polity always. JPSC में जैसा तजुर्बा रहा कि that this classes helps a lot. Indian polity by the M Lakshmikant textbook it is very instrumental. तो इन लेक्चर्स में हम लोग हेल्प करेंगे कि आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ सकें। हालांकि चैनल पे बहुत सारे सेक्शनल वीडियोज़ हैं, यू कैन गो थ्रू दोज, लेकिन चूँकि लास्ट मिनट्स है और यहाँ पर उतने कॉम्प्रिहेंसिवली आपके पास समय नहीं है, सो दैट इज़ वाई ये कुछ रैपिड फायर प्रोग्राम्स की तरह ये CDPO क्रैश कोर्स को चलाया गया है। 30 दिन में आपके लिए जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल एफर्ट्स लिया जा रहा है। और आज अपने सुविधानुसार यदि कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप एक्सेलेंसी IAS एप्लीकेशंस पे जाके उसको परचेज कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशंस को आगे ले जा सकते हैं। CDPO एग्जामिनेशंस के बारे में जो सबसे पहला वीडियो है उस समय भी मैंने कई सारी बातें बताई थी कि किस तरह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब वो समय आ गया, लेकिन इस समय को इतना जल्दी इस प्रोग्राम को, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जा रहा है कि अब कभी कभी ये होती है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो अभी चित्त मन से पढ़ाई करें, है ना। अभी समय है, एक एक दिन को काउंट करना शुरू करें एंड पुट अप द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स। बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट कि आपका JPSC प्रीलिम्स तक एक एनर्जी लेवल अलग ही था, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन साइकिल ओवर हुआ और बीच में जो डेवलपमेंट्स हुए, फिर से कहीं ना कहीं आप एक इनर्शियल जोन में चले गए हैं। सो लाइफ इज ऑल अबाउट डूइंग द बेस्ट ऑफ द थिंग्स, गेनिंग मोर एंड लूज नथिंग, एंड अगेन विथ रेजिलियंस स्टार्ट द सिस्टम। सो इंडियन पॉलिटी हमारा सेशन का ऑब्जेक्टिव है एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑन द इंडियन पॉलिटी, राइट। तो कुछ बातें पहले चर्चा करेंगे ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए क्रैश कोर्स, ठीक है, इट इज ए क्रैश कोर्स। तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग बात नहीं करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस के लिए सृजन बैचेज चल रहा है, सामर्थ मेंस, JPSC मेंस की चल रही है, और प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। सो टॉपिक ऑफ डिस्कशन PT से रिस्ट्रिक्टेड होगा। इस व्हाट आर द सोर्स, है ना, क्लासेस तो है ही, उसके साथ साथ यदि किसी बुक की बात करें तो एक बुक में सिर्फ आप M लक्ष्मीकांत की जो किताब होती है उसको ही आप पढ़ें, है ना। आप बुक में सिर्फ M लक्ष्मीकांत की किताब को पढ़ें और उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ें जिसको यहाँ पर क्लास के साथ कराया जाएगा ना। इंडियन पॉलिटी के इस लेक्चर 1 में हम लोग क्या क्या बातें करेंगे, और विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट दिस सेशन। इंडियन पॉलिटी में काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानकारी चाहिए और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस में से आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप मोर देन 90% क्वेश्चन को सही करके आएंगे।
लेकिन कमीशन पोस्ट है, वैकेंसी कम है, कैंडिडेट्स ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जो लेवल और आपका जो परफॉर्मेंस वो अप टू द मार्क बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो जब इंडियन पॉलिटी में किन बातों को ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहली बात कि आपको बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये समझ में आना चाहिए, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ यदि हम लोग इसमें करंट अफेयर्स की बातें करेंगे इंडियन पॉलिटी में कि करंट अफेयर्स, तो प्रीलिम्स लेवल पे इस एस्पेक्ट पे आप फोकस अभी नहीं करेंगे। जो आपका स्टैटिक पार्ट है, जो आपके कंटेंट है, कंसेप्ट है इंडियन पॉलिटी में, उसी पे फोकस करें। जो इंडियन पॉलिटी कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक जिससे शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है कि दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हिंदी में संविधानवाद कहा जाता है, संविधानवाद। संविधानवाद की पूरी थ्योरी नहीं समझनी है, प्रीलिम्स के लिए आप इतना समझें कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्या मतलब होगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इट इज एन फिलोसफी, इट इज एन आइडियोलॉजी जो किसकी बातें करता है? दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट लिमिटेड गवर्नमेंट एंड द रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद के 2 पैर हैं, 2 पिलर्स हैं। एक द रूल ऑफ लॉ की बात करता है और दूसरा लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। ना गवर्नमेंट कैसा हो? लिमिटेड। और ये लिमिटेड गवर्नमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? ना रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा। ना लिमिटेड गवर्नमेंट को कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए हमारे पास देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। रूल ऑफ लॉ को कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए भी हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, जो कि क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया में जो संविधानवाद है, उस संविधानवाद को लाने का जो तरीका है वो क्या है? ना कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन संविधानवाद, द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये कंडीशन है, ये एक आइडियोलॉजी है जो किस चीज़ को प्रमोट करता है? लिमिटेड गवर्नमेंट को प्रमोट करता है। ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रमोट नहीं करता है, ये टोटलिटारियन गवर्नमेंट को प्रमोट नहीं करता है, ये एब्सोल्यूटिज्म को प्रमोट नहीं करता है। So what is constitutionalism? The first point is the constitutionalism, it is a condition. It is a condition. And this condition focus on limited government and the rule of law. समझ में आया? अब आगे चलें कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? What is this constitution? तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के केस में बात करेंगे, सो इट इज ए ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन इट इज एन ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट, ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट। कैसे ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट है ना? कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क है जो कि पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हाउ टू गवर्न, इसको प्रोवाइड करता है। सो ये क्या है? इट इज ए फ्रेमवर्क, it is a framework to govern the government of India. So constitution एक फ्रेमवर्क है, ये एक ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। ऑर्गेनिज्मिक मतलब इट इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट जो कि हाउ टू गवर्न द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिर्फ एक ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट ही है? क्या सिर्फ ये फ्रेमवर्क ही प्रोवाइड करता है, या कॉन्स्टिट्यूशन कहीं उससे ज़्यादा है? सो कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट वी ट्राई टू डेवलप ए अंडरस्टैंडिंग थ्रू ए एक्रोनिम कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज एन बैग ऑफ आइडिया, इट इज ए बैग ऑफ आइडिया। ठीक है, हमने पॉलिटी के क्लास को कैसे शुरू करा? हमने ये देखा कि जो फोकस एरिया क्या है ना, अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन।
सेकेंड एस्पेक्ट जो करंट अफेयर्स एस्पेक्ट है, इस पे फोकस नहीं करेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के पहले हमने संविधानवाद से स्टोरी को शुरू किया। व्हाट इज संविधानवाद? इट इज एन इजम, मीन्स इट इज एन आइडियोलॉजी जो कुछ बोलता है। क्या बोलता है? ये बोलता है लिमिटेड गवर्नमेंट होगा, ये बोलता है रूल ऑफ लॉ होगा। तो लिमिटेड गवर्नमेंट कैसे हासिल करेंगे? ना संविधान के थ्रू, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। रूल ऑफ लॉ कैसे हासिल करेंगे? संविधान के थ्रू। अब ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है ना, उसके लिए एक फ्रेमवर्क है ना। संविधान एक पैसिव डॉक्यूमेंट नहीं कि कुछ लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये ऑर्गेनिज्मिक मॉडल है, दिस इज एन लिविंग डॉक्यूमेंट जो ये बताता है कि किस तरह से इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलेगा, किस तरह से इंडियन सोसाइटी को गवर्न किया जाएगा। और संविधान को यदि हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या बोलता है? इट इज अ बैग ऑफ आइडिया। मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो क्लास 11th की टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग संविधान एक बैग ऑफ आइडिया है। ये बैग ऑफ आइडियाज में लेटर्स के कुछ मतलब हैं, जैसे बी रेफर्स टू द बेसिक रूल्स। ये बेसिक रूल्स which brings basic rules which brings minimum coordination, which brings minimum coordination to Indian society, which brings the minimum coordination to Indian society. ठीक है, this is the first meaning of the letter B. B refers to it is बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक रूल्स को स्टैब्लिश करता है। बेसिक रूल्स ऐसे रूल्स जो इंडियन सोसाइटी में क्या करता है? एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है। यदि हम लोग इंडियन सोसाइटी को एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो हाउ यू विल डिफाइन द इंडियन सोसाइटी? इंडियन सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड थ्रू यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, क्या इंडियन सोसाइटी एक मोनोकल्चरल सोसाइटी है कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी है? इंडिया इज ए मल्टीकल्चरल सोसाइटी, इंडिया इज ए मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, इंडिया इज ए मल्टी इथनिक सोसाइटी, इंडिया इज प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, इंडिया इज ए क्रॉस कल्चरल सोसाइटी। So which type of society? So in one word we can say India is unity in diversity, है ना? So unity in diversity के बहुत सारे components हैं, like it is a multicultural society. India is a multi-ethnic society. India is the multi-racial society. India is a pluralistic society. India is a cross-cultural society. India is a cross-cultural society. So India अलग अलग कास्ट, कलर, क्रीड सब में डिवाइडेड है, लेकिन सब के बीच में क्या है? देयर इज यूनिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दिस इज द यूनिकनेस टू द इंडियन सोसाइटी। नाउ इतने सारे इथनिसिटी है, इतने सारे रेसेस हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, उन सब के बीच में एक हार्मोनी कौन इस्टेब्लिश करता है? ना बेसिक रूल जो कि संविधान है। तो संविधान का पहला फंक्शन समझ में आया कि दैट टू प्रोवाइड हार्मोनी, स्पिरिट, डिकॉर्स, कोऑर्डिनेशन टू द सोसाइटी, देयर शैल बी एक मिनिमम रूल्स, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन प्रोवाइड करता है? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड एस्पेक्ट की चर्चा करें, लेटर ए। ए रिफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द अथॉरिटी। ए रिफर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज अथॉरिटी। ना अथॉरिटी का मतलब क्या है? द लेजिटिमेट पावर। द अथॉरिटी मीन्स द लेजिटिमेट पावर। जब भी लेजिटिमेट पावर की बात करते हैं, सो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम ए लेजिटिमेट पावर? तो चूंकि पता है कि जो संविधान है वो संविधान किस चीज पे बेस्ड है? पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी माने पीपल ऑफ इंडिया आर द सुप्रीम मास्टर। सारे सोर्स
कहाँ से डिराइव करते हैं? पीपल ऑफ इंडिया से, सिटीजन ऑफ इंडिया से। तो चूंकि संविधान है, वो संविधान भी अपने लेजिटिमेसी कहाँ से डिराइव करती है? पीपल ऑफ इंडिया से। सो देयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट, देयर इज अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से बड़ा अथॉरिटी कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड, जहां से सारे सोर्स को डिराइव करते हैं। तो एक लाइन लिखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आया समझ में? हमारे इंडिया के केस में जो सारी चीज़ें, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बातें करते हैं, जैसे हम ड्यूटीज़ की बातें करते हैं, जैसे कि हम अपने सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बातें करते हैं, जैसे कि हम अपने सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स की बातें करते हैं, तो सारी चीज़ का सोर्स कहाँ पर है? संविधान। तो संविधान क्या है ना? एक अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी है इसका मतलब है कि कुछ काम करने के लिए जिम्मेदार होता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू गो फॉर ए वेलफेयर एक्टिविटीज, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अथॉरिटी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑथोराइज्ड, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइजेज टू इलेक्ट ए कैपेबल गवर्नमेंट, टू इलेक्ट ए कैपेबल गवर्नमेंट। ठीक है, थोड़ा सा क्रैश कोर्स है, फास्ट फॉरवर्ड में क्लासेस होगी, बट समझने की कोशिश करेंगे फटाफट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? इट ऑथोराइजेज टू इलेक्ट ए कैपेबल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस तरह का होना चाहिए? कैपेबल की इनकैपेबल? कैपेबल गवर्नमेंट। क्यों कैपेबल होना चाहिए? क्योंकि इसके पास जिम्मेदारी है किस चीज का? वेलफेयर टू द सोसाइटी का, वेलफेयर टू सोसाइटी का। तो जो गवर्नमेंट चुना जाएगा वो गवर्नमेंट कैपेबल गवर्नमेंट है, ये चुनने का अधिकार पीपल या कौन उसको ऑथराइज करता है ना? संविधान। और यदि गवर्नमेंट है तो वो अपनी लेजिटिमेसी कहां से डिराइव करेगी? संविधान से। क्यों कैपेबल होना चाहिए? क्योंकि उसके वेलफेयर एक्टिविटीज करनी है, वेलबिंग टू द सोसाइटी काम करना है। सो देयर मस्ट हैव बी कॉम्पिटेंसी विद द गवर्नमेंट, इफिशियंसी विद द गवर्नमेंट, इफेक्टिवनेस विद द गवर्नमेंट। ठीक, तो ये चीजें हैं, आगे और चर्चा करेंगे। अब थर्ड लेटर की बातें करेंगे, जी। तो जी का मतलब होता है गवर्नमेंट। जी मीन्स द गवर्नमेंट। अभी थोड़ी देर पहले बात किए कि गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए? कैपेबल गवर्नमेंट। कौन ऑथराइज करता है कैपेबल गवर्नमेंट इलेक्ट करने के लिए? संविधान। तो गवर्नमेंट शुड बी अ सोवरेन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड बी ए सोवरेन गवर्नमेंट। एक तो कैपेबल बात की, अब गवर्नमेंट को कैसा होना चाहिए? सोवरेन गवर्नमेंट होना चाहिए, माने गवर्नमेंट सुप्रीम हो। किन बातों के लिए? क्योंकि गवर्नमेंट को वेलबिंग टू द सोसाइटी काम करना है। सो देयर बाय गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को डिसाइड करने के लिए सुप्रीम होना चाहिए अपने एरिया में, अपने डोमेन में। सो दिस इज कॉल्ड सोवरेन गवर्नमेंट। इसका इंटरनेशनल लेजिटिमेसी हो, किसी भी अदर एंटिटी के सामने ये सब्जुडाइज नहीं हो। सो सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है? द गवर्नमेंट इज सुप्रीम टू डिसाइड इट्स डोमेस्टिक पॉलिसीज, its domestic policies and also to establish its foreign relations, also to establish its foreign relations। आए कुछ समझ में कि द गवर्नमेंट शुड बी सोवरेन गवर्नमेंट। ये सोवरेन गवर्नमेंट लेजिटिमाइज या लेजिटिमेसी कहां से डिराइव करता है? दैट इज सोवरेन लॉ ऑफ द लैंड, जो कि संविधान को कहा जाता है। सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज फ्री टू डिसाइड इट्स द डोमेस्टिक पॉलिसीज एंड ऑल्सो टू एस्टैब्लिश इट्स इंटरनेशनल रिलेशन या फिर फॉरेन रिलेशंस। आए समझ में? अब जब नेक्स्ट बढ़े तो वी हैव ए लेटर दैट इज कॉल्ड ऑफ। ऑफ का मतलब कि of the people, for the people and by the people, of the people, for the people and by the people। क्या मतलब हुआ?
कि दैट संविधान ये बताता है कि विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट शुड बी देयर ना, इट शुड बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट ना, गवर्नमेंट शुड बी डेमोक्रेटिक. द गवर्नमेंट शुड बी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अभी हमने क्या क्या देखा? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द अथॉरिटी विच ऑथोराइज टू इलेक्ट ए कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग वेलफेयर एक्टिविटीज. गवर्नमेंट को वेलबींग के लिए काम करना पड़ेगा. दैट्स वाई गवर्नमेंट शुड हैव कॉम्पिटेंसी. अभी तुरंत देखे कि गवर्नमेंट सोवरेन गवर्नमेंट होना पड़ेगा तभी वो काम कर पाएगा. तीसरा एस्पेक्ट देख रहे हैं कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह के गवर्नमेंट की बातें करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्स फॉर ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नाउ व्हाट इज दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब है कि पहला पॉइंट कि पहले डेमोक्रेसी को समझे. व्हाट इज दिस डेमोक्रेसी? ना, डेमोक्रेसी इज ए कंडीशन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी. पहला पॉइंट, डेमोक्रेसी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलर सोवरेनिटी. पॉपुलर सोवरेनिटी है ना. तो पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब है कि पीपल आर द सुप्रीम मास्टर. पीपल आर द सुप्रीम मास्टर. पीपल आर द सुप्रीम मास्टर. सिंपल सी बात है कि डेमोक्रेसी में कौन सुप्रीम मास्टर है? पीपल, सिटीजन. सो इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है? इसी को पॉपुलर सोवरेनिटी कहा जाता है. तो जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सुप्रीम मास्टर कौन है? पीपल ऑफ इंडिया, द सिटीजन. दूसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी का एक और मतलब होता है कि द सिटीजन्स आर पार्टिसिपेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक, तो सिटीजन्स आर पार्टिसिपेंट. सिटीजन्स आर द पार्टिसिपेंट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. दोनों ही एस्पेक्ट है कि डेमोक्रेसी इज ए कंडीशन. ये एक एटमॉस्फेयर है, ये एक नोशन है जो एम किस चीज का करता है? पॉपुलर सोवरेनिटी का. द पीपल शुड बी सुप्रीम मास्टर. दूसरा पॉइंट कि दैट डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए? एक नेगोशिएटिंग अप्रोच, और पीपल शुड बी पार्टिसिपेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. अब इस तरह से जो गवर्नमेंट बनता है, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. वो अलग अलग बहुत सारे डायमेंशंस है, बट वी आर रेस्ट्रिक्टेड कि प्रीलिम्स के लिए आपको फटाफट की पॉइंट्स क्या समझ में आने चाहिए. नाउ ये जो गवर्नमेंट है इट इज ऑफ द पीपल, मतलब पॉपुलर सोवरेनिटी. पीपल एट लार्ज के लिए काम करेगा, फॉर द पीपल, है ना, एंड बाय द पीपल. मतलब गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड एंड इट इज रेगुलेटेड, इलेक्टेड बाय द पीपल. मतलब पीपल सुप्रीम मास्टर पे है. ठीक, तो ये ऑफ का मतलब हो गया. नाउ आगे चलें तो इसके आगे हमें मिलता है another letter that is called idea. में I refers to what? Identity. I refers to the identity. आइडेंटिटी का क्या मतलब है? देखो, आइडेंटिटी का मतलब है कि हम सब इंडियन सिटीजन्स हैं. सो आवर सिटीजनशिप दैट इज डिराइव इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम वेयर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. संविधान किस तरह के सिटीजनशिप की बात करता है? दैट इज सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट मेक ए डिफरेंस बिटवीन कास्ट, कलर, क्रीड, रीजन. सभी को कॉमन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दिया गया है. सो दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए कॉमन दैट इज सिंगल सिटीजनशिप. और ये हमारी आइडेंटिटी है. और हमारी आइडेंटिटी क्या है? दैट इज कॉल्ड इंडियननेस. आवर आइडेंटिटी इज द इंडियननेस, भारतीयता. सो इंडियननेस जो है वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी के साथ साथ हमारा मोरल आइडेंटिटी भी है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट ओनली प्रोवाइड द पॉलिटिकल आइडेंटिटी but also it provide the moral identity. It also provide the moral identity. कुछ समझ में आया? पॉलिटिकल आइडेंटिटी का मतलब सेम कॉमन सेट ऑफ राइट्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया अक्रॉस एवरी नूक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द स्टेट. माने सभी को समान अधिकार है. तो ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी है. साथ ही साथ मोरल आइडेंटिटी का मतलब हमारे यहाँ पर जितने भी
अलग अलग कास्ट, कलर, क्रीड, संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे कि देयर इज कॉल्ड ट्राइबल सोसाइटी। तो ट्राइबल सोसाइटी में ट्राइबल्स हैव अनदर, उनका अलग सेट ऑफ कल्चर है, उनके अलग रिलीजन के तरीके हैं, उनके अलग मैरिज सेरेमोनियल रिचुअल्स हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? संविधान। तो वो उनकी आइडेंटिटी है। मतलब देयर इज रीजनलिज्म बट ऑल्सो देयर इज कॉल्ड यूनियनिज्म, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। ठीक, तो हमारे पास मोरल आइडेंटिटी भी है, साथ ही साथ पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी है। सो इंडिया को कैसे डिफाइन करते हैं? इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लाइन में डिफाइन करेंगे, सो पॉलिटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अभी आगे बात करेंगे, सो चिंता नहीं करना। सो संविधान को पहले थोड़ा सा समझ लो, आज पहली क्लास है इसलिए, फिर बाद में बहुत मोमेंटम मिलेगा, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन इट इज एन ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट, इट इज ए फ्रेमवर्क टू गवर्न हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड एडमिनिस्टर, किस तरह से लोग रहेंगे, एंड हाउ द स्टेट should that is called aims for the people at large. Now इसके लिटरल मीनिंग में हम लोग आई को समझ चुके हैं। आई मतलब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स बोथ पॉलिटिकल एंड मोरल आइडेंटिटी, जो संविधान प्रिजर्व प्रोटेक्ट करता है। जैसे आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या बातें करता है? आर्टिकल 29 को जब आप रीड करेंगे, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, द कल्चरल राइट्स का पार्ट है। वो बोलता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन that is to preserve and protect its language, script and culture. ये सभी सेक्शन समुदाय के लोगों की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर की सुरक्षा और उसकी रक्षा करें। ठीक, सो ये सारे क्या है? मोरल आइडेंटिटी है। ठीक है, आई के बाद हम लोग बात करते हैं डी। डी रेफर्स टू, डी का मतलब द डेमोक्रेसी। D refers to democracy. हम लोग अभी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर चुके थे ना। डेमोक्रेसी बेसिकली दो टाइप्स की होती है ना। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट इज कॉल्ड द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एंड दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? अभी हम लोग डेमोक्रेसी की बात किए तो डेमोक्रेसी में क्या समझे कि एक कंडीशन है जिसका फोकस क्या है? पीपल। द डेमोक्रेसी इज ए कंडीशन वेयर फोकस ऑफ गवर्नेंस इज द पीपल। और डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है जिसमें पीपल्स आर पार्टिसिपेंट इन द डिसीजन मेकिंग। दोनों ही चीज समझे। अब रही बात कि डिपेंड करेगा कि किस तरह का कंट्री है। इफ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, माने क्या सभी लोगों का पार्टिसिपेशन संभव है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? नहीं, तब तो डिसीजन ही नहीं होगा। तो कुछ तरह की डेमोक्रेसी जहां पर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। व्हाट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी? नेम सजेस्ट कि यहां पर पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, है ना। पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक, अब कुछ टाइप्स होंगे, डिवाइसेस होंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीटी के लिए ये इंस्ट्रूमेंट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कैसे आप याद रखेंगे? RIP रिकॉल, RIP रिकॉल। ये याद रखिएगा कि देयर आर 4 डिवाइसेस टू एक्सरसाइज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहला क्या है? दैट नंबर 1 इज रेफरेंडम। फर्स्ट इट इज रेफरेंडम। रेफरेंडम, रेफरेंडम का ही नाम सुने हो क्या? रेफरेंडम के मतलब जब हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो 3 ऐसे दैट इज प्रिंसली स्टेट्स थे जिसमें कि पहला नाम किसका आता है? दैट इज कॉल्ड हैदराबाद, दूसरा है जूनागढ़ और तीसरा क्या है? कश्मीर, जो इंडियन यूनियन में माने ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। तो उस समय रेफरेंडम का यूज किया गया था किसके लिए? जूनागढ़ के एनेक्सेशन के लिए। ठीक है, हैदराबाद को कैसे? ऑपरेशन पोलो के थ्रू शामिल किया गया था जिसमें मिलिट्री एक्शंस के थ्रू किया गया था। और कश्मीर सभी को पता है क्या था? दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस। तो रेफरेंडम कहाँ किया गया था? जूनागढ़ के एनेक्सेशन में।
तो रेफरेंडम किस तरह के इंस्ट्रूमेंट है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट है। तो आई रेफर्स टू रेफरेंडम, सॉरी आर रेफर्स टू रेफरेंडम, आई से इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब कि जैसे पार्लियामेंट में हमारा एक लॉ बनने का एक प्रोसेस है। व्हाट इज द प्रोसेस? दैट इज ए बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर समझते हो कि हमारे पास जब पार्लियामेंट चैप्टर में आएंगे तो पार्लियामेंट में देयर आर पार्लियामेंटेरियंस। पार्लियामेंट में आपको क्या मिलेगा? पार्लियामेंटेरियंस। सो पार्लियामेंटेरियंस का मतलब द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर कॉल्ड पार्लियामेंटेरियंस। कुछ जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ लोग क्या होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स, क्या सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर्स होते हैं क्या? नहीं, कुछ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर्स होंगे, तो दे आर कॉल्ड मिनिस्टर्स। और जो बाकी बच गए उनको क्या कहा जाता है? प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर्स। तो पार्लियामेंट के अंदर में मिनिस्टर्स भी हैं, प्राइवेट मेंबर्स है। प्राइवेट मेंबर्स का मतलब कि आउटसाइडर्स नहीं है ना। प्राइवेट मेंबर्स मींस द मेंबर्स हु आर अदर देन मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स नहीं है उनके अलावे जो लोग हैं उनको प्राइवेट मेंबर्स कहा जाता है। आए समझ में? तो लॉ बनने का एक तरीका होता है कि बिल को आपको इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है, बिल फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर ऐसे होते हुए भारत के प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, और प्रेसिडेंट के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, और उसके हिसाब से प्रेसिडेंट का जब साइन हो गया तभी वो लॉ बनता है। तो लॉ बनने का एक तरीका है। तो यहाँ पर यदि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता तो इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल एट, जो भी डायरेक्ट पीपल डायरेक्ट पार्लियामेंट में जाते, बिल अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस करते और पास कराते और लॉ बनता। ये कहाँ संभव है? डायरेक्ट में। लेकिन इंडिया जैसा कंट्री है, क्या ये संभव है क्या? नहीं। यहाँ पर 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, सब कैसे रहेंगे, कैसे पार्लियामेंट में बैठेंगे? तो ये संभव नहीं है। दैट इज वाई हमारे इंडिया में किस तरह का डेमोक्रेसी लिया? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? हम लोगों ने इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लिया। इसका रीजन समझ में आया? एक और तरीका है पी। पी का मतलब है प्लेबीसाइट। प्लेबीसाइट ये भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इंस्ट्रूमेंट है। एंड ये क्या है? रिकॉल। रिकॉल का मतलब जैसे कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली पीपल जाके उसको निकाल सकते हैं ऑफिस से, या फिर उनको दैट इज कॉल्ड प्रेशराइज कर सकते हैं कि यू परफॉर्म योर टास्क। तो ये डायरेक्ट में संभव है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीटी के लिए इतनी बातें याद रखेंगे कि दैट डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि जहां पर पीपल एट लार्ज डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। आए समझ में? इसके कुछ डिवाइसेस हैं, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। दैट इज आरआईपी, रिकॉल, दैट इज रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइड एंड रिकॉल। आगे चले इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे चलते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब कि डिसीजन मेकिंग में पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कैसे पार्टिसिपेट करते? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फिर आपके कितने टाइप्स के हो जाएंगे ना? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दो टाइप से हो जाएगा। दैट इज योर दीदी पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो इस पे चर्चा करेंगे आगे, फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। लेकिन अभी बस इतना समझना है। और भारत में किस तरह का सिस्टम अडॉप्ट किया गया ना? पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो डी समझ में आ गया। आइडिया से डी, आइडेंटिटी समझ गए हम लोग, पॉलिटिकल एंड मोरल आइडेंटिटी समझ गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने डेमोक्रेसी समझा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट के डिवाइसेस समझ गए। अब थोड़ा सा ई लेटर पे चलेंगे। आइडिया में अब किस लेटर पे हैं? दैट इज आइडिया। सो आई वी हैव डन, डी वी हैव डन, ई। ई माने इनेबलिंग प्रोविजंस। ई इज एन इनेबलिंग प्रोविजंस, राइट? देखो ध्यान से समझना, हमने अपने डिबेट को किस स्टेटमेंट से शुरू किया था
दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज एन ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट, माने लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? ये अमेंडमेंट इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता है। यदि चेंजिंग या इसमें कोई क्लॉज ही नहीं हो, इनेबलिंग क्लॉज नहीं हो, तो उसको कैसे हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं? जैसे कि आपको जैसे जरूरत उसके हिसाब से चेंज करेंगे ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, उसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट, और इसमें कुछ इनेबलिंग प्रोविजंस हैं जो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि सिचुएशन को हैंडल करे। सो इनेबलिंग प्रोविजंस का क्या ऑब्जेक्टिव है? जस्ट लाइक इमरजेंसी प्रोविजन, जस्ट लाइक इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस। सो इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है ना? ये एक इनेबलिंग क्लॉज है जो कि एग्जीक्यूटिव्स को पावर देता है कि इन दी आवर्स ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करके फिर आगे बढ़ें। इसके लिए प्रॉपर अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सो व्हाट इज दिस इनेबलिंग प्रोविजंस? जस्ट टू सक्सेसफुली adapt with the odds circumstances, ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनेबलिंग। इनेबलिंग होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम क्या हो जाएगा? रिडेंडेंट हो जाएगा ना। इनेबलिंग प्रोविजन कि मतलब सडनली अभी सीडीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया, ठीक। इनेबलिंग को ऐसे भी समझो कि जब नोटिफिकेशन आया तो ठीक है, एक साल पहले से ही फॉर्म फिलअप हो रहा है, तब तक कोई मैंने उस तरह का मोमेंटम नहीं कि कब एग्जाम होगा, अनसर्टेन। अचानक से नोटिफिकेशन आया, डेट निकाल दिया गया कि आपका 10 जून को एग्जाम है, 8 जून तक आप फॉर्म भर रहे हैं। फिर आपको पता ही चला कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे करोगे गुरुजी? तो दिक्कत क्या हो गई कि अब आपके पास मेंटोर्स भी हैं तो कभी कभी बहुत दूर हैं, तो इसके लिए ये जैसे लाइव क्लासेस आपको थोड़ी हेल्प कर रही है। तो यदि हमारे पास सिस्टम या रूल्स में ऐसा रहता नहीं, हम लोग सिर्फ ऑफलाइन को ही पढ़ाएंगे, तो जो बच्चे थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकते हैं वो कि फिर तो दूर रह गए। तो ये इनेबलिंग प्रोविजन हुआ डिजिटल क्लासेस। ये प्रोविजन ही नहीं होता तो हाउ कुड यू बी बेनिफिटेड एंड हाउ कुड यू अडेप्ट विद द सिचुएशन? तो सेम एज क्या संविधान एक बार लिख दिया गया तो वो हमेशा के लिए सक्सेसफुल हो गया क्या? नो, टाइम चेंज होगा, कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा, सिनेरियो चेंज होगा, तो उसके हिसाब से फिर उसमें ऐड ऑन किया जाना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द क्लाउज कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द इनेबलिंग प्रोविजंस। हाउ एंड व्हाई? जस्ट टू अडेप्ट विद द ऑड सर्कमस्टांसेस। लास्ट पॉइंट की बातें करेंगे, दैट इज आइडिया में ए का मतलब है एस्पिरेशंस। ए रेफर्स टू एस्पिरेशंस। सो एस्पिरेशंस का मतलब क्या है कि दैट just to promote the scientific temper, just to tap the novelty, just to tap what is called talents, ठीक है। so this is called aspirations, माने tap the aspirations, aspiration is itself the word। तो ये है हम लोग का संविधान, this is our constitution, that is bag of idea। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि संविधान में इसमें वैल्यूज भी है, ऑब्जेक्टिव्स भी है, फ्रेमवर्क भी है, फ्यूचर भी है, पास्ट के वैल्यूज को कोरोबरेट भी किया गया है, मैकेनिज्म भी है, सॉल्यूशन है, द वे फॉरवर्ड है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट व्हिच प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। It is a document which contains our moral values, which inspired the Indian national movement. It incorporates the cultural ethos that which binds the society in the fragments of the times. So इस तरह से संविधान जो है, it is the all-in-one document. So thereby it is a very beautifully crafted document and it is the very organismic document. संविधान समझ में आया? अब संविधान के फीचर्स की बातें करेंगे और संविधान बनने की प्रक्रिया की बातें करेंगे, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो संविधान बनने की प्रक्रिया की बात करेंगे, दैट इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की यदि बात करें तो संविधान तो एक मेयरली बुक ही है, एक डॉक्यूमेंट ही है। तो ये बुक जैसा ही कुछ दिखता है, और संविधान में पढ़ने के भी तरीके होते हैं जैसे कि बुक्स होता है। तो संविधान कैसा दिखता है ना, उसको पढ़ने के पहले
मान लेते हैं कि ये हमारा संविधान है और ये संविधान कब बन के तैयार हुआ, किसी को पता है ना? एक डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको 26 जनवरी कहा जाता है। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। मैं पूछूं कि क्यों 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? और इसको टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन में किस नाम से लिखा गया है? इट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट। इट इज कॉल्ड डेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, एक है डेट ऑफ इनेक्टमेंट और ये क्या है? डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो ये डेट ऑफ कमेंसमेंट ही बेसिकली क्या है? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे। और 26 नवंबर 1949 ये क्या है आपका? बेसिकली डेट ऑफ इनेक्टमेंट। ठीक है, तो संविधान जो हमको 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ, उस संविधान में या 26 जनवरी को जो लागू हुआ उसमें हमको क्या मिलता है? दिस इज लेट्स से ओरिजिनल पीस ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक, इसकी हिस्ट्री पे अभी नहीं गए, वो जाएंगे कि दैट 1947 के पहले की हिस्ट्री, दैट इज सम रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके 1947 से, यहाँ से एक श्योर क्वेश्चन रहेगा। और 47 के बाद की जर्नी, तो उस बैकग्राउंड में जाने के पहले थोड़ा सा और विजुअलाइज कर ले ना। हम ये देख रहे हैं कि संविधान हमको बनके तैयार हुआ और उस कभी कभी पीटी में ये भी पूछेगा कि बताओ 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया, कोई बता सकता है? इसका भी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। वो याद करो लाहौर सेशन है ना, जब पूर्ण स्वराज का आह्वान किया गया, तो ये कहीं उससे मिलता है। अब इस पर थोड़ा बुक में पढ़ेंगे। ठीक, अब आगे चले ना। हम बात कर रहे हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें मिला, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दिखता कैसा था ना। जैसा बुक में एक प्रीफेस होता है जिसको फर्स्ट पेज बोलते हैं, उसी तरह संविधान में जो फर्स्ट पेज है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। तो हमको जो संविधान मिला उस समय कितने प्रीएम्बल थे ना? फर्स्ट एक प्रीएम्बल था। प्रीएम्बल बेसिकली किस चीज को बताता है? ये फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है। ठीक है, उसी तरह से जब संविधान को और ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है ना, इसमें ना संविधान में हमें पार्ट्स मिलते हैं। तो जब संविधान बन के तैयार हुआ तो टोटल कितने पार्ट्स थे ना? 22 पार्ट्स थे संविधान में। और हमको क्या मिलता है? दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स या आर्टिकल्स। तो कितने आर्टिकल्स मिलते हैं? 395 आर्टिकल्स हैं। और संविधान में हमें शेड्यूल्स मिलता है। तो कितने शेड्यूल्स थे उस समय? 8 शेड्यूल्स थे। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसको याद रखिएगा कि हम 26 जनवरी या 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमारे संविधान दिखता कैसे था। वी हैव 1 प्रीएम्बल, वी हैव 22 पार्ट्स, वी हैव 395 आर्टिकल्स और वी हैव द 8 शेड्यूल्स। आज 2024 में चूंकि ये एक ऑर्गेनिज्मिक डॉक्यूमेंट है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था? इनेबलिंग क्लॉज है, चेंज पॉसिबल है, अमेंडमेंट पॉसिबल है। तो समय के साथ रेलेवेंट रहने के लिए इसमें चेंजेस हुए। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, अब संविधान ग्रो कैसे करता है भाई, है ना? एक कॉन्सेप्ट है कि हाउ द संविधान ग्रोज। तो यहां पर एक टॉपिक लिखे कि दैट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोज, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोज, माने बढ़ता कैसे है। ऑर्गेनिज्मिक का मतलब यही हो ना, चेंज के अकॉर्डिंग एड ऑन होना, या जो रिडंडेंट हो जाए उसको डिलीट करना। तो संविधान जब बन के बना तो हमारे पास कितने थे? एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, देन वी हैव द 22 पार्ट्स एंड शेड्यूल्स कितने थे? 8। बट नाउ हमारा संविधान आज कैसा दिखता है ना। संविधान की बात करें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, सो दिस इज योर प्रेजेंट तो अभी क्या दिखता है हमारे पास? टुडे वी हैव द प्रीएम्बल तो एक ही है, लेकिन पार्ट्स बढ़ के अब कितना हो गया? 25 पार्ट्स। शेड्यूल्स भी बढ़ के कितना हो गया? दैट इज अभी कितने शेड्यूल्स हो गए? 12 शेड्यूल।
और उसी तरह से आर्टिकल्स भी इंक्रीज होके 465 प्लस है, तो 465। तो ये है अभी का संविधान। लेकिन ये संविधान ग्रो कैसे होता है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोज, इसके लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं। पहला टेक्निक्स क्या होता है, अमेंडमेंट। द फर्स्ट टेक्निक इज अमेंडमेंट। संविधान ग्रो होने का पहला टेक्निक क्या है बताओ ना, ये अमेंडमेंट। दूसरा टेक्निक क्या होता है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ठीक है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोज, तो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोज होने के तरीके होते हैं, पहला अमेंडमेंट, दूसरा क्या है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, तीसरा क्या हो सकते हैं स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन, चौथा ऑर्डिनेंसेस, है ना। ये सारे टेक्निक्स हैं लाइक ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन। तो इस तरह से संविधान ग्रो होता है। अब रही बात कि अमेंडमेंट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत आसान काम है क्या ना। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं ना, क्या क्या तरीके हैं वो हालांकि फीचर्स में बात करेंगे, लेकिन अमेंड करने के लिए हमको क्या चाहिए ना, मेजॉरिटी चाहिए। संविधान ग्रो कैसे होता है, एक टेक्निक है अमेंडमेंट। अब यहां पर पीटी के लिए थोड़ा सा पॉज करेंगे। अब पीटी के लिए एक फैक्ट्स यहां पर याद रखेंगे कि जो 100th अमेंडमेंट के बाद, 100th अमेंडमेंट के बाद, 100th अमेंडमेंट के बाद जितने भी संविधान के संशोधन हुए हैं उसको एक जगह लिस्ट बना के वहां पर रट्टा मार लो, है ना। दिस इज द फर्स्ट मंत्रा कि जो संविधान संशोधन जो 100वां हुआ 100th अमेंडमेंट के बाद जितने भी हुए हैं उसमें 6-7 को आप रट्टा मार लो, है ना। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज अब आगे बढ़े कि अमेंडमेंट की बात कर रहे थे कि संविधान अमेंडमेंट के थ्रू बढ़ता है, लेकिन अमेंडमेंट के लिए हमें क्या चाहिए ना, अमेंडमेंट के लिए हमें चाहिए मेजॉरिटी। अमेंडमेंट के लिए हमें क्या चाहिए ना, अमेंडमेंट के लिए हमें चाहिए मेजॉरिटी। किसी की इच्छा से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, द सोर्स ऑफ ऑल पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि इतना आसान ही बना देंगे उसको अमेंड करना, तो फिर आज रात में मन किया कल सुबह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, तो बाद में कभी शेयर करेंगे, है ना। अभी हम लोग का कंस्टेंट ऑफ टाइम्स है ना। मेजॉरिटी की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप्स की मेजॉरिटी होती है। तो हमारे पास प्राइमरीली 3 तरह की मेजॉरिटी होगी। पहला मेजॉरिटी है सिंपल मेजॉरिटी, द फर्स्ट मेजॉरिटी इज द सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, and third is the special majority, third is the special majority। मेजॉरिटी समझते हो कि जैसे मान लेते हैं आपके पास 100 लोग हैं, देयर आर 100 कैंडिडेट्स एंड 100 कैंडिडेट्स का मेजॉरिटी क्या होगा, दैट इज इसका हाफ माने 50%, और उसमें से एक आदमी और वोट डाल दे तो ये क्या हो गया, मेजॉरिटी। So what is the meaning of majority in very simple word, that is half से 1% ज़्यादा, that is 50% plus 1 is called majority। But in polity you have to study about the various type of majority। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग टाइप के मेजॉरिटी चाहिए, और उसमें से एक को बोला जाता है सिंपल मेजॉरिटी, देयर इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड देयर इज कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा जब पार्लियामेंट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे तब बताएंगे कि किस तरह का मेजॉरिटी कब कब चाहिए। हालांकि ये आपका होमवर्क भी है कि डे 1 में आप चाहें तो इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, खोज के लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक्स बता देते हैं कि यदि
संविधान को अमेंडमेंट करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो उस तरह के संविधान को हम लोग फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये जो पॉलिटी का चैप्टर है और स्पेशली संविधान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। ये फिजिक्स के जैसा है कि एक डोर से दूसरा डोर अपने बनते चला जाएगा, एक कॉन्सेप्ट से अपने आप आगे वाला कॉन्सेप्ट आपका जर्मिनेट होगा और वो सुलझते चला जाएगा, लेकिन एक बार थोड़ा मेहनत करके आपको सीखना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी चाहिए किसके लिए? संविधान के अमेंडमेंट के लिए। और अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट एक तरीका है संविधान के ग्रो होने का। और ग्रो क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसको रेलेवेंट या ऑर्गेनिज्मिक रहना है। तो यहां पर संविधान को अमेंड करने के लिए मेजॉरिटी में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। यदि संविधान सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो रहा है तो इसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे ना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटेन का संविधान है वो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो सकता है, होता है, इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरह से स्पेशल मेजॉरिटी माने एक तरह का क्राइटेरिया है, इसको लिख ही देते हैं, दैट इज 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 of present and voting, that is 2/3 of PV, this is called special majority। तो संविधान को अमेंड करने के लिए यदि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए देन वी कॉल इट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। उस तरह के संविधान को क्या बोलते हैं? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इस रिजिड का एक एग्जाम्पल कौन है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो जब भारत का संविधान के पोजीशन की चर्चा करेंगे तो हमको एक हैंड में ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, दूसरे हैंड में यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, तब हमें पता चलेगा कि भारत का संविधान दैट इज कॉल्ड ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको अमेंड करने के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसको अमेंड करने के लिए हमको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो भारत का संविधान दोनों का एक मिक्सअप है, ब्लेंडिंग है। तो संविधान के रेलेवेंस को समझ पाए, एडेप्टेशन को समझ पाए, अमेंडमेंट को समझ पाए, किस तरह से होता है ये हम लोग समझ पाए। अब थोड़ा संविधान के प्रोसेस पे चलते हैं कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ ना। व्हिच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्या बॉडी का नाम था? संविधान सभा, माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक। तो अब हम लोग चले आगे। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कहां से होगी? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हिंदी में क्या कहा जाता है? दैट इज संविधान सभा, संविधान सभा, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं हम लोग इस डिबेट को, कि सभी को पता है कि संविधान सभा को ही जिम्मेदारी दिया गया था कि भारत का संविधान का निर्माण करने का। तो जब संविधान सभा को एक ही बार में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया था क्या? कि जैसे इंडियंस ने डिमांड रखा कि भारत का संविधान बनाने के लिए दिया जाए और ब्रिटिश ने बड़ा आसानी से इसको एक्सेप्ट कर लिया था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नो। Now we have to fought a very long struggle। एक्सेप्टेंस के लिए भी लड़ाई करना पड़ा कि ये हमारा संविधान है, ये ब्रिटिश का संविधान नहीं है। ब्रिटिश के हाथों में रहता तो साइमन कमीशन के समय ही हम लोग का संविधान बन गया होता, ठीक। और ब्रिटिश के टाइम में रेगुलेटिंग एक्ट से ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में भारत रह रहा था, लेकिन आज़ाद भारत के लिए फॉर इंडिया, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, तो इसके सबसे पहले जो आइडिया है वो संविधान सभा का जर्मिनेशन होता है। तो संविधान सभा को ब्रिटिश ने ऑफिशियली कब एक्सेप्ट किया था? दिस इज द क्वेश्चन, दैट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑफिशियली एक्सेप्टेड
इट वॉज ऑफिशियली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश, है ना। इसी क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि अभी तक संविधान सभा को लीगल एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, ऑफिशियल एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। ब्रिटिश उस समय भारत सरकार है, सरकार एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने जो संविधान निर्माण करने वाली बॉडी अभी तक असंवैधानिक है, माने यू आर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको आज के टर्म में क्या बोलते हैं, सिडिशन लॉ। सिडिशन लॉ का मतलब कि दैट इज कॉल्ड एनी अनएफेक्शनेट एक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एक्शन ऑफ सिडिशन। तो संविधान सभा इलीगल था उस समय। तो क्वेश्चन ये है कि जब ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के डिमांड को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया तब जाके ये लीगल हो गया कि अब से भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया जाएगा, प्योरली सोलली। तो क्वेश्चन यही है कि संविधान सभा को ऑफिशियली एक्सेप्ट ब्रिटिश सरकार ने कब किया। द आंसर इज अगस्त ऑफर। आंसर क्या है, अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का समय है जब संविधान सभा को लीगली एक्सेप्ट किया गया कि नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी सोलली रिस्पॉन्सिबल टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। अब रही बात कि ये संविधान सभा की ओरिजिन कब होती है ना। संविधान सभा की ओरिजिन की बातें करें तो इसका जो सबसे पहले जो आइडिया है वो कौन लेके आते हैं, इट वाज एम एन रॉय। और कब, 1934 में। सो इट वाज एम एन रॉय। एम एन रॉय बहुत स्टालवर्ट पर्सनालिटी थे, द फादर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट, ठीक। सो एम एन रॉय इस आइडिया को लेके आते हैं और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये क्या होता है, आइडिया एक्सेप्ट किया जाता है। सो एम एन रॉय के आइडिया के बाद अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं कि दैट इज कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको 1938 में अपना एजेंडा बनाया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस नेहरू द्वारा लाया गया और फिर बाद में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को एक्सेप्ट किया गया और संविधान सभा को अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट मिला। और संविधान सभा फाइनली किस प्रोविजंस के तहत बना है, दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान। दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान। तो जो आपका जो चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ डेट्स लिखे हुए हैं। ये 1934 से लेके 1946 तक किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन हुआ कि सबसे पहले आइडिया रखा गया, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको अपना ऑफिशियल एजेंडा बनाया, फिर ब्रिटिश सरकार ने माना, अगस्त ऑफर दिया गया, फिर फाइनली क्रिप्स मिशन भेजा गया, फिर कैबिनेट मिशन भेजा गया और कैबिनेट मिशन में पहली बार इसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया कि संविधान सभा बनेगा कैसे। तो दो तरह के क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि संविधान सभा को ऑफिशियली सबसे पहले एक्सेप्ट कब हुआ ना, अगस्त ऑफर, दैट इज अगस्त 1940। उसी तरह से अब एक्सेप्टेंस के बाद अब उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा कि संविधान सभा बनेगा कैसे, इसके लिए अलग अलग प्रपोजल्स आए थे, जिसमें से सबसे नोटवर्दी क्या है, क्रिप्स मिशन। सो क्रिप्स का पूरा नाम क्या था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स को भेजा गया था लेकिन क्रिप्स प्रपोजल क्या हुआ, फेल, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में कुछ डाइवर्जन चल रहा था, ठीक, देयर वाज अ डेडलॉक। सो क्रिप्स मिशन वाज फेल। नाउ आफ्टर द क्रिप्स मिशन द कैबिनेट मिशन वाज सेंट। द कैबिनेट मिशन वाज सेंट। तो कैबिनेट मिशन ये प्रपोजल नहीं था, कैबिनेट मिशन क्या था, सॉल्यूशन था। ये भी याद रखेंगे कि अभी तक जैसे अगस्त ऑफर है, दैट इज कॉल्ड क्रिप्स मिशन है, फिर वेबल प्लान बीच में आया था, ये सारे क्या थे, प्रपोजल्स थे, ऐसा होना चाहिए। बट क्रिप्स जो द कैबिनेट मिशन है एक तरह से सॉल्यूशन था कि किस तरह से काम करेंगे ना। कैबिनेट मिशन यहां पर ये एमसीक्यू बन सकता है कि इसके कौन कौन से मेंबर्स थे। देयर आर 3 मेंबर्स। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन से मेंबर्स थे ना, इसके 3 मेंबर्स थे। तो पहला तो क्रिप्स, दैट इज कॉल्ड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरा एवी अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस। सेकेंड इज द पैथिक लॉरेंस एंड थर्ड एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर। तो ये सब नाम याद रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया, संविधान सभा बना
और संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया और संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद क्या हुआ, बेसिकली संविधान बन के तैयार हुआ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो हमने क्या देखा था कि संविधान सभा माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग 389 मेंबर की बॉडी बनेगी। कितने बॉडी बनेगी? 389 बॉडी। और थोड़ा यदि हम लोग नज़र दौड़ाएं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में किस तरह के यूनिट उस समय थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हम देखें तो प्राइमरीली 2 तरह के यूनिट्स थे। एक को बोलेंगे द BIP, दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, एंड दूसरा है PS, दैट इज कॉल्ड प्रिंसली स्टेट्स, दैट इज प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। So under the British government there were the 2 types of entity, that is called British India Province माने BIP, and second one that is the princely states. Now BIP जो थे वो basically डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में थे, अंडर द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, यहाँ पर शासन करते थे डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार, है ना। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो वहाँ के लोकल और नेटिव रूलर्स के थे, लेकिन अंडर द ब्रिटिश पारामाउंसी ही उनको रहना था। ब्रिटिश पारामाउंसी का मतलब दैट इज जो सब्जेक्ट ऑफ इंडिया है वो इन द इंटरेस्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन है। ये आप उस ब्रिटिश एम्पायर के लार्जर पार्ट का एक हिस्सा है, तो सबसे सोवरेन कौन है? दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात हुई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारे पास 2 तरह के यूनिट थे, एक है दैट इज कॉल्ड BIP जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में आते थे, और दूसरा कौन था? प्रिंसली स्टेट्स। समझ में आया? और ये जो BIP थे इसमें से जो इस कैबिनेट मिशन प्लान में संविधान सभा बना, तो 389 को डिवाइड करें तो 296 सीट्स किसको चला गया? BIP को गया, और दैट इज कॉल्ड 93 सीट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया था। इस तरह से स्ट्रक्चर बना था, दैट इज द 296 सीट्स और इधर 93। इसमें भी थोड़ा एक क्लासिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड 296 में एक को बोलते थे गवर्नर्स प्रोविंस, तो इसको 292 दिया गया, और एक था चीफ कमिश्नर प्रोविंस माने CCP, इसको 4 दिया गया था। तो इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखें कि द कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो संविधान सभा बना उसमें से 389 सीट्स हैं, उसमें से BIP को 296 सीट्स और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को दिया गया था। और भी कुछ जनरल प्रोविजंस थे कि जितने पीपल्स थे उनको बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया था। कौन कौन से 3 कैटेगरी थे? तो सेकेंड पॉइंट में याद रखेंगे कि दैट इज कॉल्ड GSM। जितने भी पीपल्स थे अलग अलग सीट्स दिया गया, अलग अलग सीट में इलेक्शन होगा, नॉमिनेशन होगा, तो उसके लिए पीपल को कितने कैटेगरी में बांटा गया? 3 कैटेगरी। व्हाट आर दोज? दैट इज GSM, दैट इज जनरल, सिख एंड मुस्लिम्स। जनरल, सिख एंड मुस्लिम्स 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया था। ठीक है, तो बहुत डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। तो संविधान सभा हमारा बन गया, यहां तक देखें। और संविधान सभा बनने के बाद संविधान सभा ने काम शुरू किया, और संविधान सभा कितने समय के बाद संविधान को बनाने में सक्षम हुई ना? 2 साल, 2 years, 11 months एंड 18 days, इतना समय लगा। टोटल कितने सेशन हुए थे? देयर वर 11 सेशंस। तो इतने समय के बाद संविधान सभा बना, और इस पूरे प्रोसेस में कुछ कमिटीज ने काम किया। देयर वर कमिटीज, संविधान निर्माण के लिए कमिटीज बनाया गया था। और संविधान सभा में मेजर कमिटीज थी और कुछ माइनर कमिटीज थी। संविधान सभा में द मेजर कमिटीज और सेकंड द माइनर कमिटीज थी। ठीक है, माइनर कमिटीज। तो मेजर कमिटीज में 8 था, इसको आप रट्टा मारें। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से कमेटी के कौन चेयरमैन थे, किस कमेटी का पर्पस क्या था। ठीक है, सो बैकलॉग के एग्जाम में भी पूछा है, अभी प्रीलिम्स में भी पूछा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। तो कमेटी सिस्टम में जो कमेटी है, चेयरमैन है, ऑब्जेक्टिव, इसको रट्टा मार लेना है, राइट।
माइनर कमिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2-4 जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह उसको आप खाली याद कर लेंगे, ठीक। तो इस तरह से भारत का संविधान जो है बन के तैयार हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अब आप लक्ष्मीकांत के टेक्स्ट बुक को पढ़ लेंगे। अब जो संविधान बन तो गया, तो संविधान के कुछ फीचर्स की बातें करते हैं अपन लोग। जब संविधान के फीचर्स की बातें करें तो भारत का संविधान में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। भारत के संविधान के फीचर्स की बातें करें तो कुछ कुछ फीचर्स जो आपके लिए नोटवर्दी है, इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखेंगे। तो पहला जो फीचर है, दिस इज कॉल्ड लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट फीचर इज द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। कि जो भारत का संविधान बना, ये एक तो इतना बल्कि हुआ, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को कभी कभी एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है ना। इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर। क्लास है, ठीक। सो लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माने इसके स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर। एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर वर्ल्ड का सबसे लेंथिएस्ट डॉक्यूमेंट बन गया। लेकिन लेंथिएस्ट डॉक्यूमेंट तो बना, बट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुली क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेंथिएस्ट तो बना, बट इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुली क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट। एक टर्म यहां पर मिला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी यहां समझ ही लो कि रिटन माने संविधान भी दो टाइप से होते हैं। एक होता है अनरिटन और दूसरा होता है रिटन। सो अनरिटन और रिटन में ये डिफरेंसेस नहीं है कि एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ नहीं है, नहीं, ये डिफरेंस नहीं है। दोनों ही जगह लिखा हुआ रहता है, डॉक्यूमेंट ही है, लेकिन रिटन का कुछ मतलब होता है। व्हाट इज द रिटन का मतलब? कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ड्यू प्रोसेस से बना है और एक ड्यू मशीनरी से बना है। कि संविधान बनाने के लिए एक सोल लीगल बॉडी बनाया गया था और उसने एक ड्यू प्रोसेस से बना है कि जैसे ऑर्डिनरी लॉ बनता है उसी तरह संविधान का इनेक्टमेंट हुआ है। सो रिटन होने के लिए क्या दो क्राइटेरिया चाहिए? एक दैट इज कॉल्ड ए ड्यू मशीनरी और दूसरा ए ड्यू प्रोसेस। तभी हम उसको रिटन बोलेंगे। तो क्या भारत के केस में एक ड्यू मशीनरी था क्या? यस। क्या मशीनरी का नाम है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। क्या ये ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया था? ऑफ कोर्स। जिस तरह से एक लॉ बनाया जाता है, ऑर्डिनरी पीस ऑफ लॉ का इनेक्टमेंट होता है, उसी तरह से भारत का संविधान भी बना है। इसीलिए संविधान को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। लॉ बनने का एक तरीका है कि बिल इंट्रोड्यूस होगा, दोनों हाउसेस से पास होगा, प्रेसिडेंट का एसेंट होगा, तभी जाके वो लॉ, स्टैट्यूट या एक्ट बनता है। तो इस तरह से भारत का संविधान बना है। इसलिए भारत का संविधान किस तरह का एग्जाम्पल है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है? अनरिटन है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान किसी संविधान सभा या स्पेशल बॉडी ने नहीं बनाया है। ब्रिटेन का संविधान एक प्रोसेस से नहीं बना है, राइट। सो ये अनरिटन का एग्जाम्पल है। तो पहला फीचर है द लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एलिफेंटाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बुक में थोड़ा पढ़ लेना है। ज्योग्राफिकल फैक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है, हिस्टोरिकल फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर्स हैं। कि भारत के इस टेरिटोरियल एक्सटेंट के लिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ के लिए जो एक ही संविधान है जो गवर्नेंस के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, इसलिए बड़ा होना जरूरी है। इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म को भी बताया गया है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स है। जितने भी कास्ट, कलर, क्रीड के लोग रहते हैं, माने जितने भी कल्चर्स के लोग रहते हैं, सबको एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन से बांध के रखता है, इसलिए ये कल्चरल फैक्टर्स है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स है कि हमारा संविधान एक ऐसा नहीं है कि सडनली जर्मिनेट हुआ। हमारा एक लॉन्ग थाती है इतिहास का, 5000 साल से हमारा एक वाइब्रेंट, एक विविड पास्ट है। उन कल्चरल वैल्यू, इथोस को मानते हुए आज का संविधान है, इसलिए हिस्टोरिकल फैक्टर्स है।
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कल्बिनेशन ऑफ ज्योग्राफिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल फैक्टर। तो इन सब चीजों को जो समाहित करके रखता है, दिस इज वन सिंगल डॉक्यूमेंट, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज व्हाई लाजमी है कि ये बड़ा बनेगा, लेकिन बड़ा होना ये कोई डिमेरिट नहीं है, ये इसका स्ट्रेंथ है कि ये मैकेनिज्म हर चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सो दैट फर्स्ट फीचर इज दैट इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। रिटन का भी मतलब समझ गए। अगला फीचर देखें कि बोरोड फ्रॉम, सेकेंड फीचर द बोरोड द बेस्ट फीचर्स, बोरोड द बेस्ट फीचर्स। क्या मतलब हुआ इसका कि संविधान, हालांकि सोर्सेस की बात अलग से करेंगे कि कौन सा प्रोविजन कहां से बोरो किया गया है, लेकिन ब्रॉडली बात करें सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज 3 बेसिक डायमेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन हैज 3 बेसिक डायमेंशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है ना, स्ट्रक्चरल पार्ट, द स्ट्रक्चरल पार्ट, number 2 the philosophical part, number 2 the philosophical part, and number 3 the political part, the political part। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है, दिखता कैसा है, मतलब व्हाट इज द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब देयर इज कॉल्ड द सो द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना बड़ा दिखता है, जिसमें कि एक प्रेम्बल है, दैट इज 465 आर्टिकल्स है, जिसमें कि 25 पार्ट्स हैं, जिसमें कि 12 शेड्यूल्स हैं, ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट दुनिया में कहीं नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल पार्ट। नाउ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहां से लिया गया है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इट वाज इटसेल्फ ए बल्की डॉक्यूमेंट, वो बड़ा खुद ही था, तो ऑब्वियसली बेस जिसका बड़ा होगा बिल्डिंग में बड़ा होगा, सो सेम लॉजिक है। सो दैट्स व्हाई स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया है। दूसरा रीजन कि फिलोसॉफिकल पार्ट की बातें करेंगे तो जो भारत का संविधान है वो फिलॉसफी 2 बेसिकली सेक्शन या प्रोविजन से डिराइव होती है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपीस, फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपीस। जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, ये संविधान का फिलॉसफी डिफाइन करता है। तो एफआर कहां से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, एंड डीपीएसपी कहां से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो इसीलिए जो चीजें भारत के कंडीशंस को सूट करी, उन फीचर्स को बोरो किया गया है, बेस्ट ऑफ फीचर्स को बोरो किया गया है। आगे चले द पॉलिटिकल पार्ट की बात करें तो पॉलिटिकल पार्ट में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है। तो भारत में किस तरह का गवर्नमेंट है, दैट इज पॉलिटिकल, व्हाट इज दैट गवर्नमेंट, दैट इज पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये कहां से बोरो किया गया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, माने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, दैट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। समझे? तो ये सेकंड फीचर है, दैट इज बोरोड द बेस्ट फीचर्स, दैट इज स्ट्रक्चरल पार्ट, फिलोसॉफिकल पार्ट एंड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पॉलिटिकल पार्ट। ठीक है, अनदर बात करेंगे जब अलग अलग सेक्शंस की बातें करेंगे। आगे चले, अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले एक और फीचर की बातें करी थी जिसको बोला था रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो इसको फिर से चर्चा करने का जरूरत है क्या, ऑलरेडी वी हैव डन कि रिटन का क्या मतलब होता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ऑफ कोर्स इट इज रिटन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, अनरिटन। तो ये फीचर्स क्लियर हो गया। आगे चले, द नेक्स्ट फीचर इज दैट इज नेक्स्ट फीचर इज द रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, हम लोगों ने अभी इसकी चर्चा भी कर ली। ठीक है, एक बार फंडे क्लियर हो जाता है तो बहुत इजी हो जाता है। रिजिडिटी का मतलब कि
संविधान को अमेंड करने के लिए किस तरह का मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी कि सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, तो इसको हम लोग रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। संविधान को अमेंड करने के लिए हमको यदि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए आता है, अमेरिका का संविधान, और जब फ्लेक्सिबल मॉडल लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन माने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। भारत का संविधान इन दोनों के बीच रहता है, इसलिए इंडिया को क्या कहा जाता है कि इट इज ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो क्या फीचर है, इट इज द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर? ये कौन कौन प्रोविजंस को किस किस प्रोविजन से अमेंड करते हैं वो अमेंडमेंट में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ फीचर्स समझते चले। आगे चले एक और फीचर की बातें करें, दैट इज नंबर 5, दैट इज द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, जुडिशियल सुप्रीमेसी। ये सब फीचर्स आपके एम लक्ष्मीकांत का टेक्स्ट बुक में है, उसको बस देख लेना है। अभी कंसेप्ट को सीखते चलो। जब भी डिस्कस करेंगे इंडियन मॉडल का, बहुत सारे केसेस में यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आपको हेल्प करेगा। सो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। ठीक, जब हम लोग गवर्नमेंट की बातें करते हैं, देखो इसी कॉन्टेक्स्ट में बता ही देते हैं कि हम लोग इतनी देर से चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने ये बातें नहीं किया कि स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस होता है। स्टेट और गवर्नमेंट में कोई डिफरेंस होता भी है क्या? स्टेट बड़ा कि गवर्नमेंट बड़ा? ना, स्टेट को बेसिकली 5 कंपोनेंट से डिफाइन करते हैं। पहला टेरिटरी, याद रखना पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पीपल, तीसरा गवर्नमेंट, फोर्थ सोवरेन गवर्नमेंट, एंड फिफ्थ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ये 5 चीज यदि सेटिस्फाइड है, क्वालिफाइड है, तभी उसको स्टेट बोलेंगे। राष्ट्र, स्टेट माने राष्ट्र, देश। ठीक, इसका मतलब है स्टेट में एक कंपोनेंट है जिसको क्या कहा जाता है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के बेसिकली 3 अंग होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। और ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी तीनों का अलग अलग काम होता है। सभी को पता है लेजिस्लेचर क्या काम करता है, लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव क्या काम करेगा, लॉ एग्जीक्यूशन। और जुडिशियरी क्या करेगा, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। ये 3 काम है, 3 अलग अलग यूनिट का, जिसको हम लोग ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट या 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। इसमें कोई भी बड़ा या कोई छोटा नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर्स पे बटा हुआ है। लेकिन जब हम लोग ब्रिटेन जाएंगे तो ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो सोवरेन है, कि जो लेजिस्लेचर है वो सबसे बड़ा है। पार्लियामेंट जो चाहेगा, जो लॉ बनाना चाहेगा वो बना देगा, जुडिशरी उसको काट नहीं सकता है। इसलिए कौन से प्रिंसिपल पे ब्रिटेन काम करती है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। वहीं हम लोग जब यूएस जाएंगे तो यूएस में कौन सा प्रिंसिपल मिलेगा, दैट इज द जुडिशियल सुप्रीमेसी। माने वहाँ का जो जुडिशरी है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और यूएस की जुडिशरी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये याद रखिएगा, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक, यूएस की जुडिशरी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे काम करेगी, तो वहाँ पर जुडिशरी सुप्रीम, यहाँ पर कौन सा सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम। अब इंडिया को हम लोग समझते हैं, जब इंडिया की यदि बातें करेंगे तो इंडिया में क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है कि यहाँ का सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है? नो, इंडिया में क्या है, इट इज ए बैलेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसको क्या लिखते हैं इंडियन मॉडल को, इट इज ए बैलेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, the parliamentary sovereignty and the judicial supremacy. ठीक है, तो सोच के देखो कितने इंटेलिजेंट थे हमारे फाउंडिंग फादर्स।
जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, हाउ प्रैग्मेटिस्ट दे आर एंड हाउ द बैलेंस दे आर इन देयर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। नाउ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच में क्या है? बैलेंस है। कैसे? एक हैंड में पार्लियामेंट को एम्पावर करता है थ्रू द आर्टिकल 368, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन दूसरे हैंड में इस पावर को चेक्स बैलेंस के लिए जुडिशियरी को आर्टिकल नंबर 32 में जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है। तो दोनों में से कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों अपने अपने डोमेन में सुप्रीम है। तो इंडियन सिस्टम इज ए बैलेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो ये फीचर समझ में आया। तो हमने देखा रिटन अनरिटन के बारे में, हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जुडिशियल सुप्रीमेसी के बारे में देखा, हम लोगों ने और क्या देखा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखा, रिजिडिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी देखा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको और क्या मिलेगा बता सकते हो? ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इमरजेंसी प्रोविजंस मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस मिलेगा। इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों दिया गया है? अभी इनेबलिंग प्रोविजंस में अभी बताए थे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से इमरजेंसी की बात होती है? तो आर्टिकल्स याद रखेंगे, 352, आर्टिकल नंबर 356 एंड आर्टिकल नंबर 360। चार का डिफरेंसेस है। ये क्या है? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। दिस इज द प्रेसिडेंट रूल, दिस इज द प्रेसिडेंट रूल। इसी को स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। और 60 क्या है? दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, दिस इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इमरजेंसी प्रोविजंस पे है आर्टिकल 352, 356 एंड 360, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर की बातें करेंगे। और क्या फीचर्स मिलेगा यहां पर? नेक्स्ट फीचर जो है वो फेडरल मॉडल वर्सेस यूनिटरी मॉडल की बातें करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा है? फेडरल सिस्टम है कि यूनिटरी मॉडल है? यूनिटरी मॉडल। ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर एक फेडरल सिस्टम को स्टैब्लिश करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी फीचर्स हैं जो नॉन फेडरल हैं, माने यूनिटरी फीचर्स हैं। तो फेडरल फीचर्स को याद रखने का तरीका क्या है? एक ट्रिक्स याद रखना है, DDWRSIB। ये फेडरलिज्म के फीचर्स हैं। कौन कौन से? दैट इज कॉल्ड ड्यूअल पॉलिटी, ड्यूअल पॉलिटी। दूसरा डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आर माने रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एस माने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई माने दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और बी का मतलब होता है बाइकैमरलिज्म, बी मतलब बाइकैमरलिज्म, राइट। तो ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं। जब धीरे धीरे अभी क्लास बढ़ेगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बाकी मोस्ट ऑफ द चीजें हमने बता दिया अभी तक कि दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म के फीचर्स इंडियन सिस्टम में मिलता है। कौन कौन से फीचर्स हैं? दैट इज कॉल्ड ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों है। ठीक, ये लिस्ट सिस्टम में हालांकि बताएंगे। डिवीजन ऑफ पावर्स है कि यहाँ पर 3 लिस्ट सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और जो तीनों लिस्ट में नहीं है वो कहाँ रहता है? रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। ठीक। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बात कर चुके, रिजिडिटी भी बात कर चुके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और चर्चा होगी। बाइकैमरलिज्म का मतलब पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस। और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज का सोर्स कहां से डिराइव करते हैं? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये सारे ना फेडरल फीचर्स हैं, लेकिन कुछ नॉन फेडरल फीचर्स भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे इमरजेंसी। ये सारे कैसे फीचर्स हैं? ना नॉन फेडरल फीचर्स हैं। ये सब चर्चा धीरे धीरे करेंगे। एक और लास्ट देख लेते हैं, ये 3 टियर सिस्टम है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको 3 टियर सिस्टम भी प्रोवाइड करता है, 3 टियर सिस्टम।
3 टियर सिस्टम का मतलब कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये दो लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आपको RLG प्रोवाइड करता है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, एंड 74th आपको ULG प्रोवाइड करता है, दैट इज अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड दिस इज कॉल्ड म्युनिसिपैलिटीज, दिस इज कॉल्ड म्युनिसिपैलिटीज। सो देयर बाय जब PRI एंड म्युनिसिपैलिटीज बने तो गवर्नमेंट एट 3 टियर्स बनाए गए, दैट इज कॉल्ड PRI एट द विलेज लेवल, at intermediary level and at the district level, और ये इस तरह का जो सिस्टम है ये दुनिया के किसी और संविधान में नहीं मिलता है, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। तो ये यहाँ का यूनिक एक्सपेरिमेंट है, यूनिक फीचर है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्या देखा, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बहुत सारे यूनिक हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ब्यूटिफुली क्राफ्टेड हैं, बहुत यूनिक हैं। तो अब हम लोग जो अगली क्लास होगी उसमें से हम लोग ये चर्चा करेंगे कि प्रीएम्बल के कुछ फीचर्स, देन स्ट्रेट वे हम लोग दैट अमेंडमेंट प्रोसेस की बात कर लेंगे, फिर हम लोग फंडामेंटल राइट्स, DPS पे, देन कुछ और स्पेशल प्रोविजंस की बात करने के बाद स्ट्रेट वे हम लोग पार्लियामेंट पे चले जाएंगे। तो अगली क्लास में टारगेट होगा कि पार्लियामेंट तक हम लोग खत्म कर ले, ठीक। तो ये मैराथन क्लासेस क्रैश कोर्स के अंदर में है, तो बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये क्लासेस आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से पीटी के लिए किन चीज़ों को छोड़ना है और किन चीज़ों को पढ़ना है। लक्ष्मीकांत की किताब ही पढ़ेंगे, ठीक है, आप अभी पढ़ सकते हैं, बस क्लासेस के साथ थोड़ा पेशेंस रखें और मेहनत मतलब टाइम को थोड़ा बढ़ा लें, तो इट वुड बी इजी टू कवर द इंडियन पॉलिटी। एंड आई ट्रस्ट कि इंडियन पॉलिटी में आप मोर देन 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अभी भी समय है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे हेड, सभी को जोहार।